welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to MCQ Marathon series of क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं और क्यूएट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी। ओके, तो सैम्पल पेपर जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, चाहे वो रीजनाइजेशन हो, मैच द कॉलम्स हो, रीअरेंज ऑर्डर वाला हो या कोई स्टैंड अलोन एमसीक्यू क्वेश्चन हो। ऐसे ही मैंने गाइस जो है क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस भी पढ़ा दिया है। अगर आपको इको पढ़नी है क्लास 12 की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से ताकि आप चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एमसीक्यू मैराथन सीरीज से देख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं कवर करवाने वाली हूँ। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, समरीज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आप देख सकते हो। मैं सभी ये जो पीडीएफ जो बनाती हूँ उनको अपलोड करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो सभी पिक्चर्स को। और अगर इनका यूज़ नहीं करते हो तो जो पिंड कमेंट है वहाँ से आप अपने लिए स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के एमसीक्यू प्लस रीजन असर्शन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेवलप क्यों करा था, रेलवेज लगाई, रोड्स वोड्स बिल्ड कर दी थी, क्यों कर रहे थे वो लोग ये सब हमारे यहाँ पे? हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, हमारी कंट्री के भले के लिए, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के भले के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, या फिर लास्ट टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड टू देयर इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो इंग्लैंड से ये इंपोर्टेड गुड्स ला रहे थे ना उसको इंडिया के इंटीरियर्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर D1 होगा। भाई ये ब्रिटिशर्स बड़े चालू थे, इनको क्या था कि इनका फिनिश गुड, जैसे कि हमारे यहाँ से ये कॉटन ले गए, रॉ कॉटन ले गए, ठीक है, अब वहाँ जाके ये कॉटन की शर्ट बनाते थे, अब शर्ट ला के इंडिया में बेचते थे। अब जब इंडिया में इन्हें शर्ट बेचनी है तो इंडिया के अलग अलग मार्केट्स हैं, हमारे यहाँ इतनी सारी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में जो है इनका जो गुड्स है वो पहुँच पाएँ, उसके लिए इन्होंने रेलवेज़ लगाई और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे करने की कोशिश करी, रोड्स वोड्स बनाई कि दूर दूर तक भी कॉलोनियल इंडिया के इंटीरियर मार्केट में भी इनका फिनिश गुड पहुंच जाए। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो है अपने लालच के लिए इन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा तक। आंसर होगा D1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आपको पता होगा कौन से ईयर में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो होगा गाइस D वाला। ठीक है, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ईयर आई थिंक सो आपने कमेंट में बता ही दिया होगा। फिर आएगा फोर्थ वाला ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, फिर आएगा सेकंड वाला द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड लास्ट आएगा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। करेक्ट आंसर है D1। ठीक है, अब आपको ये सारे ईयर्स याद होने चाहिए तो आपके आंसर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ? फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में, अमेरिका में। करेक्ट आंसर इंग्लैंड में हुआ था। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? 1907 में। करेक्ट आंसर C1। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। क्या ये असर्शन बिल्कुल सही है या नहीं है? डेफिनेटली असर्शन बिल्कुल सही है। यही तो हुआ था, हमारा क्या कर, हमारा रॉ मटेरियल ले जाते थे, हमारे यहाँ फिनिश गुड ला के बेचते रहते थे इम्पोर्टेड वाले ब्रिटिशर्स। तो बिल्कुल सही है असर्शन। अब रीज़न पढ़ते हैं और रीजंस को ये देखना पड़ता है कि रीज़न ट्रू है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करना होता है, फिर ये देखना होता है कि कई रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। तो पढ़ते हैं। रीज़न गिवन है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड तारीफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखो गाइज, यहाँ रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ रीज़न में हमें ये बताने हैं कि ये सिचुएशन क्यों हुई कि इंडिया रॉ मटेरियल का, प्राइमरी प्रोडक्ट की जगह तुम रॉ मटेरियल सोचो, मतलब तो सेम हुआ ना। इंडिया रॉ मटेरियल का तो एक्सपोर्टर बन गया और इम्पोर्टर क्या बन गया? फिनिश्ड गुड्स का। वो क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन लगा। हमारे इंडस्ट्रीज ही नहीं लगने दी कमोडिटी प्रोड्यूस होने की,
ट्रेड एंड तारीफ का स्ट्रक्चर बदल दिया था, ठीक है, और साथ ही के साथ में इनकी वजह से हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड चेंज हो गया, यही कि हम जो है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए, फिनिश गुड्स के इंपोर्टर। तो रीज़न बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे तो रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अब हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ पे लिखा होगा बोथ ई एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आ रहा है पॉइंट नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए वाला। अब कई बार ऐसा भी होता है ए और आर दोनों ट्रू होते हैं, बट आर का ए से कोई जो है कनेक्शन नहीं होता। यहाँ आर और ए का कनेक्शन है, आर जो है पूरी स्टेटमेंट को रीज़न कर रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस अंडरटेकन? तो 1881 में हुए थे, D1। व्हाट डज द एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स? तो जब इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, या आपको रेवेन्यू बोलना चाहिए हमें अच्छे टर्म में, तो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट जब ज़्यादा हो जाती है देन इम्पोर्ट्स, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। तो करेक्ट होगा बी वाला, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश? कोलकाता, जमशेदपुर, पटना, रांची। करेक्ट आंसर B1 जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस कैनाल वाज ओपनड इन? कहाँ खुला था स्विस कैनाल? D1। Which of the following indicates the adverse impact of British rule in India? आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ जो है एडवर्स इम्पैक्ट शो कर रही है ब्रिटिश रूल का इंडिया में। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं हुआ ना कम्युनिकेशन लाने से। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, जो हमारे को एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब शासन करना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो वो ये जो हमारे यहाँ अगर इन्होंने उसमें जो है इंट्रोड्यूस करा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो उससे हमारी कंट्री को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा। रेलवेज इंट्रोड्यूस करने से भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा। एडवर्स इफेक्ट गाइस ये बी वाले से पड़ा था, जब इन्होंने हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बदल दिया। हम एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, पहले कहाँ हम मसलिन का कपड़ा, मेटल वर्क, किस किस चीज़ में फेमस थे, वो सब इन्होंने एंड कर दिया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी, हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा हमारी पूरी इकोनॉमी पे। तो करेक्ट आंसर B1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम? विलियम डिगबाय, फिनले शेरार, दादाभाई नौरोजी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर D1। What led to the poor agricultural production that affected Indian economy due to on the eve of independence? ठीक है, आपको बताना है किस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत पुअर था। फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग दैट टाइम, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से एग्रीकल्चर सही नहीं था, या फिर ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इरिगेशनल इक्विपमेंट्स और फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। करेक्ट आंसर D1, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करी, इसलिए नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वॉज लेस देन 2%, हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल? क्या था कॉम्पोजिशन? सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज स्पेंट ऑन वॉर एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटीरियल, नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड रिप्यूज बाय इंडिया, नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। आपको बताना है क्या हो रहा था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल? तो गाइज वी वर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, हम अपना सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब ये रीड करो, नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड रिप्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ ब्रिटिश इंडिया से हमारे भारत से ही मतलब है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे को रूल करते थे, हमें कॉलोनी बना रखा था, हमें ब्रिटिश इंडिया कहते करते थे। तो यहाँ पे तो मतलब हुआ अरे हम अपनी कंट्री के गुड्स को थोड़ी इम्पोर्टर कर रहे थे, हम तो उन लोगों से इम्पोर्ट करा के गुड्स मंगा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे सारा का सारा अपना रॉ मटेरियल। करेक्ट आंसर इज B1, ये C1 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whose estimates on GDP and per capita income during the British rule was considered very significant? ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, 1 मार्कर है, याद रखना। विलियम डिगबाय, फिनले शेरार, दादाभाई नौरोजी या डॉक्टर VKRV राव। तो करेक्ट आंसर कौन सा है गाइस, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। चेक करती हूँ आपको याद है या नहीं, मैंने आपको कहा था ये 1 मार्कर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम कौन में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी? ए ऑप्शन में गिवन है ऑल, यानी कि नीचे दी हुई सभी। बी इज बैकवर्ड इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप थी, स्टैग्नेट थी। करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि विच इंडस्ट्री सफर्ड द सेटबैक ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? किस जो हमारी इंडस्ट्री थी वो सेटबैक, यानी कि उसका इफेक्ट उस पर अच्छा नहीं पड़ा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो सीमेंट, आयरन एंड स्टील, हैंडीक्राफ्ट, जूट। करेक्ट आंसर है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको डिस्ट्रॉय करा था ब्रिटिशर्स ने। आंसर इज C1। व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेसी रेट एंड द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस
वॉज रिलेटिवली आपको बताना है 16% था टोटल लिटरेसी रेट, 7% फीमेल लिटरेसी रेट, यही है करेक्ट आंसर। ओके, ये दिखा रहा है कि हमारा लिटरेसी लेवल बहुत लो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज ऑफन करेक्टराइज्ड एज हैविंग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट चैप्टर भी गाइस मैंने पढ़ा दिया, मैंने आपको बताया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। यानी कि एक फार्म है, ठीक है, अब उस फार्म पे 10 जने काम कर रहे हैं बट ज़रूरत सिर्फ 5 जनों की है, तो बाकी के जो 5 जन हैं वो कौन है, वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। यानी कि दिखने को तो आपको लगेगा नहीं वो एक फार्मर एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं वहाँ पे, बट उनके वहाँ काम करने से कोई एडिशनल आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ वो एडिशनल नहीं, 5 फार्मर काम कर रहे थे तो भी 100 kg वीट आ रहा है, 10 कर रहे हैं तो भी 100 kg वीट आ रहा है, तो बाकी के फालतू है ना 5, वो कौन होंगे, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो 1 इज मोर नंबर ऑफ वर्कर्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर देन रिक्वायर्ड, इसका मतलब होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच एडिशनल वर्कर इज क्लोज टू 0, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ रही है हर एडिशनल वर्कर की वो 0 के करीब है। लेस नंबर ऑफ वर्कर्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर देन रिक्वायर्ड, कैन बी एक्सप्लेन बाय ईदर ए और बी, तो करेक्ट आंसर D1 ही होगा। A1 तो बिल्कुल ही ठीक है और बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा D1। विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1881, 1921, 1907, 1931, करेक्ट आंसर B1। नेक्स्ट देखते हैं, assertion, parts of Madras Presidency, Bombay and Bengal witnessed a rise in the dependence of the workers on the agriculture sector during colonial rule। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, इनफैक्ट ये सेक्टर्स थोड़े डेवलप हो गए थे, ये वो स्टेट्स थी जहाँ पे डेवलपमेंट देखा गया था, ठीक है। दीज रीजन्स कमेंसरेट इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर, येस, रीजन 2 है। इन रीजन्स में कौन से वाले जो रीजन है हमारे, ये मद्रास प्रेसिडेंट, बॉम्बे में, बंगाल में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बड़े थे। रीजन 2 है, असर्शन फॉल्स है, करेक्ट आंसर। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड डे इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज, क्या मोटिव था इनका, स्टेटमेंट्स गिवन है, पता लगानी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। टू गेट फिनिश गुड्स फ्रॉम इंडिया चीपर रेट, ये नहीं था। टू सेल ब्रिटिश फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट, ये है। टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया चीप रेट, ये भी है। सेकेंड एंड थर्ड वन आर करेक्ट, यानी कि आंसर होगा D1, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The main reason for stagnation in agriculture is lack of technology, commercialization of agriculture, deindustrialization, land settlement। जो मेन रीज़न पूछा गया वो क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये ज़मींदारी सिस्टम ने हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा स्टैगनेट करा। अब वो ज़मींदार्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का प्रेशर होता था कि आपको रेंट कलेक्ट करना है, और फार्मर्स के ऊपर ज़मींदार्स का बहुत प्रेशर होता था, टेनेंट्स के ऊपर, कि आप जल्दी जो है क्रॉप्स यील्ड करके फसल वसल काट के हमें रेवेन्यू पे करो। तो इस पूरे के पूरे प्रेशराइज सिस्टम के अंदर ना ही फार्मर तो बिल्कुल खुश रहते ही नहीं थे, और कभी ज़मींदार फार्मर्स को समझते भी नहीं थे कि क्रॉप फेलियर हो जाए, उन्हें चाहिए भाई हमें हमारा रेंट, तो हमें तो ब्रिटिशर्स को रेंट देना है। अगर ज़मींदार ब्रिटिशर्स को रेंट नहीं देंगे टाइम पे, तो ज़मींदार से ज़मींदारों की ज़मीन छिन जाती थी, इसलिए वो फार्मर को और ज़्यादा प्रेशराइज कर देते। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने गाइस पूरा क्लच कर रखा था हमारे जो है एग्रीकल्चर सिस्टम को, जकड़ रखा था और बिल्कुल स्टैग्नेट कर रखा था। करेक्ट आंसर D1। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ होम कंट्री, यानी कि इनकी अपनी कंट्री ब्रिटेन, कैन नॉट बी अचीव थ्रू पॉलिसी ऑफ, किससे नहीं हो सकती है, कोटा से, तारीफ से, कस्टम ड्यूटी से, एक्सपोर्ट ड्यूटी से। तो करेक्ट आंसर इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो कैसे रॉ मटेरियल बहुत सारा अपन यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, तो किससे नहीं हो पाएगी पूरी एक्सपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेन ट्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, बिल्कुल सही है। इंडिया ट्रेडेड विद मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश, नहीं, हम बहुत लोगों से ट्रेड नहीं कर रहे थे। इंडिया जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, ये बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन है ना मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड, ये भी ठीक है। B1 गलत है, हम बहुत सारी कंट्रीज से नहीं गए थे, बहुत लिमिटेड से गए थे जिनका नाम NCERT में गिवन था। एंड आई टोल्ड यू इट इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन, अगर याद है तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना। Next question 29, on the eve of independence Indian economy was stagnant, assertion true है, बिल्कुल true है। Large section was the Indian population was dependent on the agriculture for living, ये भी बिल्कुल ट्रू है, बट ऐसा नहीं है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है आर जो है हमारा एजर्शन को। तो करेक्ट आंसर होगा B1 कि एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर्टेलिटी रेट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ डैश ऑफ एन इकोनॉमी, किसका है, डेमोग्राफिक। देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन और मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है डेथ रेट, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असर्शन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1917। असर्शन ही गलत है गाइस, कि जो है डेट हमें ईयर गलत गिवन है। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1816 एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट ईजियर। रीजन बिल्कुल ट्रू है, तो करेक्ट आंसर होगा C1। ओके, चलो अगला पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इंडिकेटर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। किसने वर्स कर दिया था हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल का? लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लिटरेसी रेट, लो बर्थ रेट। करेक्ट आंसर है लो लिटरेसी रेट। गए देयर वाज नो लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री। तो हमारे यहाँ इतना मतलब कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये एक और ज़्यादा वर्स्ट कर रहा था हमारी सिचुएशन को। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ अ साइन ऑफ, किस चीज़ का साइन है? इन्फेंट मोर्टेलिटी में छोटे बच्चे 1 साल के होने से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये हाई है, मतलब कि बहुत बच्चे 1 साल के होने से पहले मरे। ये क्या शो कर रहा है हमारी कंट्री में? एक्सट्रीम पॉवर्टी, पुअर हेल्थ केयर, बोथ ए एंड बी, डी नन। करेक्ट आंसर दोनों है। पॉवर्टी है, बच्चे का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बीमार है तो दवाई नहीं दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पुअर हेल्थ केयर, दोनों ही है, तो करेक्ट आंसर होगा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया एक्सपोर्ट एक्सीडेड इम्पोर्ट्स विच रिजल्टेड इन सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। असर्शन गाइस ट्रू है, येस एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। नाउ रीजन गिवन इज दैट ट्रेड सरप्लस वाज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यही तो नहीं करा इन्होंने, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था भाई हमारे लिए यूज़ करो ना। नहीं, एक्सपोर्ट सरप्लस भी अपने ही फायदों के लिए इन्होंने यूज़ करा कि भाई हम तो वॉर लड़ रहे हैं, इन्हें बहुत शौक था वॉर लड़ने का, हर वॉर में हमारा पैसा जो ये लगा देते थे, हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, हम वो सैलरी दे रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के ये लोग हमारे तो इंडिया में आके काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी वैलरी जा रही है, तो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को लूट लेते थे, ये सब रीज़न देके। तो करेक्ट आंसर होगा C वाला। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज लेड टू, क्या हुआ डिक्लाइन होने से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के? अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ हुई। एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, नहीं ये नहीं हुआ। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड, हाँ ये हुआ कि भाई हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लोग हमारे यहाँ सामान बन रहा था, गुड्स बन रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे थे वो बंद हो गए, तो अब इम्पोर्ट कराया जाना शुरू करा सामान को। तो करेक्ट आंसर विल बी D1, बोथ E एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? सिल्क, कॉटन, जूट, नायलॉन। जूट हुई थी गाइस, क्यों? क्योंकि जो जूट इंडस्ट्रीज़ थी वो बेसिकली बंगाल वाले एरिया में सिचुएटेड थी, और आपको पता है बंगाल जो है वहाँ पे उसकी काफ़ी सारे एरिया से क्या बन गया था? बांग्लादेश बन गया था, ईस्ट पाकिस्तान आई मीन टू से, फिर वो बाद में बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो जो जूट इंडस्ट्रीज़ थी उनको सेटबैक हुआ ड्यूरिंग द पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है ये। असर्शन देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। बिल्कुल ट्रू है। मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स। हाँ यही होता है, मशीनरी और जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए होती है मशीन्स, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। असर्शन रीज़न जो है गाइज वो दोनों ही ट्रू है, बट ऐसा नहीं है कि रीज़न कुछ एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन के बारे में। तो करेक्ट आंसर होगा B। इन इंडिया द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन बिटवीन बॉम्बे टू थाने। येस A1 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। कौन सा ट्रू नहीं है? हाई बर्थ था। लो डेथ रेट, नहीं ऐसा नहीं था। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी, नहीं ऐसा भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? D1, बोथ B एंड C। हमारा डेथ रेट भी ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट ही हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। Indian economy on the eve of independence was stagnant, backward, colonial economy, all of the above। तो करेक्ट आंसर D, all of the above थी। हमारी इकोनॉमी stagnant भी थी, backward भी थी। On the eve of independence, proportion of population engaged in agriculture was approximately 70%। Next question। The main objective of zamindars during the land settlement was, क्या objective होता था उनका? आंसर नंबर A, कलेक्शन ऑफ रेंट विद नो इंटरेस्ट इन द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। उनको फार्मर की कंडीशन से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपना रेंट कलेक्ट करना होता था, क्योंकि अगर वो टाइम पे रेंट नहीं देते थे तो ब्रिटिशर्स उनकी ज़मीनें उनसे छीन लेते थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू distribution of workforce among different occupations, nature of different occupations, size of working force in a country, number of people living in country। तो correct answer is A1। occupational structure होता है different number of people and different occupation, यानी कि agriculture sector में कितने लोग involved हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितने हैं, सर्विस सेक्टर में कितने हैं, ये हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रीज़न फॉर फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन वॉज, लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर था, फूड सरप्लस एरिया ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान,
नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर, ये सभी रीजंस थे। द मेन फोकस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी परसुएटेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वॉज, कॉलोनियल टाइम में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी? स्ट्रेंथ करना इंडियन एंड ब्रिटिश इंडस्ट्रियल बेस को, यानी कि ब्रिटिशर चाह रहे थे इंडिया का भी इंडस्ट्री फ्लरिश हो, ब्रिटिश की भी नहीं, ऐसा नहीं था। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द फ्लरिशिंग इंडस्ट्रियल बेस ऑफ ब्रिटेन, हाँ ये था, वो चाह रहे थे बस ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ बढ़ें और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ की गुड्स आके इंडिया में बिकने शुरू हो जाएं, हमारा रॉ मटेरियल सस्ते रेटों पे खरीद के अपने बड़े बड़े गुड्स बनाएं और वो हमारे यहाँ पे लाके बेचें। टू इंक्रीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलोनियल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद विच ऑफ दीज नेशन, तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ब्रिटेन, चाइना, श्रीलंका, ईरान, ये 4 नेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट, लेदर, आयरन एंड स्टील, मेटल, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज C, मेटल इंडस्ट्री के लिए हम फेमस थे। जो हमारी बुक में एक स्मॉल बॉक्स गिवन है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं। तभी गाइज मैं आपको NCERT पूरी पढ़ा देती हूँ कि NCERT में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और QET में भी आपको पता है हमें NCERT को रेफर करना है अच्छे से। लेट्स सी, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री ऑफ बीइंग अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस्ड हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू डेवलप, इंडस्ट्रियल बेस नहीं, ब्रिटेन वालों ने हमारी कोई मदद नहीं की थी। C पढ़ लेते हैं फिर भी। इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रॉ मटेरियल सप्लायर एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स, ये बिल्कुल ठीक है। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय colonial गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, दैट इज ब्रिटेन। D भी सही है, गलत बात लिखी है हमारी, मतलब की जो बात सही नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, इज द B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर बायस इन द सोसाइटी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इंडिकेटेड बाय, जेंडर बायस क्या शो कर रहा है? मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, डेथ रेट, या फिर गाइज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, क्या चीज़ जो है जेंडर बायस शो कर रही है? तो जेंडर बायस यानी कि मेल फीमेल के बीच में ना डिफरेंस है, तो वो शो कर रहा है लिटरेसी रेट, क्योंकि टोटल 16% का लिटरेसी रेट, तो उसमें से सिर्फ 7% जो था वो वुमेन था, तो वो शो करेगा हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी C1। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या चेंज आया था? इंडिया बिकेम सप्लायर ऑफ फिनिश गुड, नो। इंडिया बिकेम इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, नो। बोथ A and B आर करेक्ट, नो। बोथ A and B आर इनकरेक्ट, येस। करेक्ट आंसर D1। ना ही हम सप्लायर बने थे फिनिश गुड के, ना ही हम इम्पोर्टर बने थे रॉ मटेरियल के, इनफैक्ट हम एक्सपोर्टर बने थे रॉ मटेरियल के और हम इम्पोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के। So with this guys, we have completed all the questions from this chapter Indian economy on the eve of independence. In this video we have covered almost 50 question and next video जो होगी वो हमारे इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स की होने वाली है। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर को भी कवर करने वाले हैं। तो विद दिस गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। तो अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है या ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन अगर आपको पढ़ना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है क्लास 12 में आपको, तो सभी सब्जेक्ट्स मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ। आई एम सिमरन साहनी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।